मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, मोक्ष शास्त्र के तीसरे अध्याय का, और उसमें हमारे 27 सूत्र हो चुके हैं। आज हमने 28वां सूत्र पढ़ना है। नहीं, 32 पढ़ना है। अच्छा 31। 32। ओके ओके। नहीं 32 से करना है, 32 से। कल हाँ, अधूरा रह गया था ना ये हमारा समझाना। हाँ चलिए। तो सूत्र नंबर 32। हाँ पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर चांदनी तुम पढ़ना, ठीक है। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः। पढ़ रहे। तो जिसके निकला हुआ वो पढ़ दो, नीलम भाभी आप पढ़ दो, कोई बात नहीं। पढ़े क्या? हाँ भक्तस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः। हाँ, इस सूत्र में क्या कह रहे हैं देखिए। भरतस्य यानी भरत क्षेत्र का, जो हम क्षेत्र के नाम पढ़ के आए उसमें से भरत क्षेत्र का बता रहे हैं। भरत क्षेत्र का विष्कंभो, विष्कंभो मीन्स विस्तार कितना है। जम्बू द्वीपस्य, जम्बू द्वीप का नवति शत भाग है। नवति का मतलब तो हो गया 90, और शत मतलब 100, तो 100 और 90 को जोड़ दो तो 190 भाग, यानी 190वां हिस्सा है क्या, भरत क्षेत्र किसका, जम्बू द्वीप का। जो अभी हम जम्बू द्वीप पढ़ के आए उसमें हमने पढ़े थे ना 7 क्षेत्र होते हैं, फिर है ना, भरत, हेमवत, ये जो क्षेत्र हमने पढ़े सारे। तो ये जो क्षेत्र है भरत, हेमवत, हरि, देवकु विदेह क्षेत्र, फिर हरि, रम्य की सारे क्षेत्र, तो इन सबको मिलाकर के अगर हम सिर्फ भरत क्षेत्र देखें कितना है, तो वही पूरे जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए। आप मान के करो कि भरत क्षेत्र कितना है। माना कि भरत क्षेत्र का विस्तार है 1 सेंटीमीटर। हम हमारा वीडियो पॉज आ रहा है सीमा। क्या हुआ, वीडियो थोड़ी देर रुक जाता है एकदम से। हाँ तो मतलब वीडियो देखिए। पॉज हो जाता है, ओनली वॉइस आती है बस। नहीं नहीं, मेरा तो ठीक ही चल रहा है। अभी रुक गया था 2 मिनट। अच्छा ठीक है। तो देखिए, ये जो हमने क्षेत्र के नाम आपको बताए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा, ये 7 क्षेत्र बताए थे। अब मैं जैसे कर रही हूं वैसे करो आप लोग। भरत, माना कि भरत क्षेत्र कितना है 1 सेंटीमीटर का, तो भरत के आगे जो पर्वत आता है उस पर्वत का नाम क्या है, हिमवन। तो हिमवन को लिखो 2 सेंटीमीटर, दुगना है वो उसका। फिर उसके बाद में हेमवत क्षेत्र, तो वो कितना हो जाएगा, 4, चौगुना 4। लिखते जाओ आप लोग, मैं भी लिख लेती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर मैं बोलती भी हूँ ना साथ में, कंफ्यूज हो जाती हूँ। भरत का हमने लिखा 1 हो गया, फिर उसके बाद में हिमवन का हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हिमवन के बाद में क्या आ जाएगा, हेमवत, ठीक है। हेमवत का हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हेमवत हो गया। फिर महाहिमवन कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फिर महाहिमवन के बाद में आ जाएगा हरि, हरि क्षेत्र आएगा ना, हरि, हरि क्षेत्र हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और हरि के बाद में इधर हिमवन, महाहिमवन, निषद, निषद कितने का हो जाएगा 32 सेंटीमीटर।
और फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, विदेश क्षेत्र आ जाता है। तो विदेश क्षेत्र कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर। यहां तक लिख लिया हमने सबने। यहां तक ये पूरा कहां तक आ गया हमारा, हम भरत क्षेत्र से चालू हुए और विदेश क्षेत्र तक पहुंच गए। अब ये जो यहां तक की सारी टोटल हुई, इसको आप टोटल करो कितना हुआ ये, इन सबको, मतलब 64 को छोड़ दो एक बार, 1 से लेके 32 तक को काउंट करो, कितना बनता है। 64 सिक्सटी 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 थ्री 63 वन को काउंट कर लिया था, हाँ 63। और विदेश क्षेत्र कितना आया, 64। 64 अब आप 63 और 64 को काउंट करो। 7 127 107 107 नहीं नहीं, क्यों, नहीं नहीं मेरी बात सुनो। हम पहुंचे, कहां से कहां तक पहुंचे हम लोग, भारत क्षेत्र से लेके विदेश क्षेत्र तक पहुंचे। तो विदेश क्षेत्र का 127 आप छोड़ दो, 32, 190 यानी निशत, हाँ 190 टोटल हो गया ना पूरा, हाँ यानी क्योंकि देखो जितना दक्षिण में है उतना ही उत्तर में। तो 63 हमारा दक्षिण में आया, तो 63 ऊपर आएगा। तो 63 और प्लस विदेश क्षेत्र जो बीचों बीच क्षेत्र था, वो कितना हो गया, 64। यानी 190 भाग बन गया ना, पूरा जम्बूद्वीप कितना भाग बन गया, 190। अब हमने क्या कहा, भारत क्षेत्र जम्बूद्वीप का कितना भाग है, 190वां भाग। तो आ गया ना ये, भारत क्षेत्र को हमने एक माना था, और पूरा क्षेत्र 190, यानी जम्बूद्वीप उसका कितना भाग हो गया, 1/190वां हिस्सा हो गया भारत क्षेत्र। ऐसे हमने निकाला। ठीक है। अगर हम योजनों में और लाखों में करेंगे तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ये हम जैसे कोई भी मैथ से सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ना, माना कि ये, जैसे कोई हमारे से एज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं तो लिखते हैं ना, माना कि उसकी आयु x वर्ष, उसकी आयु y वर्ष। तो ऐसे हमने मान लिया, माना कि भरत क्षेत्र का विस्तार 1 सेंटीमीटर। तो टोटल विस्तार हमारे 190 आ गया। तो इसका मतलब भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का 190वां हिस्सा है। आया समझ में सबको। चलिए आगे सूत्र पर, सूत्र क्रमांक 33 पे आ जाइए। द्विर घातकी, द्विर धातकी खंडे, द्विर धातकी खंडे। अब यहां पर ये क्या बता रहे हैं, पहले द्वीप का तो देखो, जम्बू द्वीप का हम पहले पढ़ करके आ गए। अब इसमें दूसरे का बताया है कि धातकी खंड जो है उसमें जम्बू द्वीप की जितनी रचनाएं हैं उन सबको आप डबल कर दो, किसमें, धातकी खंड में। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र है, जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, और लवण समुद्र के चारों तरफ क्या है, धातकी खंड है। आज मैंने आपको बोला था ना कि आज हम जम्बू द्वीप से बाहर चलेंगे, बाहर की यात्रा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं धातकी खंड में क्या है, फिर उसके बाद में पुष्करवर द्वीप में क्या है, फिर वहां की रचनाओं को हम टोटल करेंगे, काउंट करेंगे कि कितनी कितनी रचनाएं वहां से है। यानी हम आज 2.5 द्वीप की यात्रा को निकले हैं। चलिए, तो हम पहुंच गए दूसरे द्वीप में। कौन सा द्वीप, धातकी जम्बू खंड, द्वीप हाँ घात की खंड धात की खंड। ठीक है। अब ये जो हम्म धात की खंड है, इस सूत्र में बोला है कि रचनाओं को दुगना दुगना करते जाओ, जितनी जम्बू द्वीप में रचना थी उनसे सब डबल रचनाएं किसमें होगी, धात की खंड में होगी। यहां पर विस्तार की बात नहीं है कि भाई विस्तार क्षेत्र उसके हिसाब से नहीं बोला है, रचनाएं, रचनाओं के लिए बोला है कि रचनाएं डबल डबल होगी। तो रचनाएं डबल कैसे होगी, ये देखिए मैं आपको चित्र में उसमें दिखेगा क्या, एक सेकंड देखते हैं। ये देखिए, ये देखो, इसमें
बीचों बीच इसमें जो दिख रहा है वो जम्बू द्वीप है। ये देखिए कर्सर को लेके, ये वाला, ये तो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप की संरचना मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि जम्बू द्वीप में हमने क्या पढ़ा था, बीचों बीच क्या होता है, एक यहां पर सुमेरु पर्वत होता है, बताया था सबको। एक जम्बू द्वीप, देखो इसमें इतना क्लियर दिखेगा नहीं, मैंने कोशिश भी करी थी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यहां पे बनाऊं डायग्राम, ये देखो, लेकिन क्योंकि स्पेस मेरे पास में इतना था नहीं, तो इसमें ढंग से बन नहीं पाया, तो मैंने फिर ये उसी में से लिया है चित्र। तो ये देखो, ये जहां कर्सर मेरा, ये बीचों बीच में क्या है, यहाँ पर सुमेरु पर्वत है, सबको पता है। अब ये सुमेरु पर्वत है, इसके इधर कितने क्षेत्र हैं, यहां जब जाते हैं तो 3 क्षेत्र इधर है, और आधा विदेश क्षेत्र, और आधा विदेश क्षेत्र इधर जम्बू द्वीप के दक्षिण पार्ट में, और बाकी 3 क्षेत्र इधर। तो भरत से लेकर के एरावत क्षेत्र तक 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में आते हैं, और 6 पर्वत, कुलाचल पर्वत कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। कौन से, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी, ये 6 आ गए यहाँ पर कुलाचल पर्वत। अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये जो काला ब्लैक वाला दिख रहा ना, ये सारा, ये ब्लैक, ये तो है सारा लवण समुद्र, ये वाला लवण समुद्र के आगे अब हम पहुंच गए किसमें, धातकी खंड में। ये समझने वाली बात आज स्पेशल है, धातकी खंड। इस खंड में मैंने आपको बताया कि जम्बू द्वीप में जितनी रचनाएं उससे दुगनी दुगनी होगी। तो वो कैसे होगी और क्यों होगी, देखिए, सबसे पहले तो आप समझो, ये जो धातकी खंड है, इसके यहां पर बीचों बीच ये जो है, ये एक पर्वत होता है यहाँ पर, इस पर्वत का नाम होता है इक्ष्वाकार पर्वत, ये वाला, ठीक है। ये इधर भी है, और ये यहाँ पर दक्षिण में भी है, ये इक्ष्वाकार पर्वत। तो ये पूरे पर्वत ने क्या किया, ये जो क्षेत्र है धातकी खंड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे सपोज, जैसे देखो ये मेरी चूड़ी दिख रही है सबको, तो इसको एक पर्वत ने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, पूर्व धातकी खंड और पश्चिमी धातकी खंड। कौन से पर्वत ने डिवाइड किया, इक्ष्वाकार पर्वत ने, है ना। ये दो दो भागों में बट गया, तो धातकी खंड के 2 पार्ट हो गए, पूर्व और पश्चिम। अब हम देखते हैं कि यहां जम्बू द्वीप में, यहां पर बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत था, और इधर क्या होगा, धातकी खंड में भी एक मेरु पर्वत यहां होगा, है ना। कौन सी साइड हो जाएगी ये, पश्चिम साइड, और एक पर्वत ये इधर यहां पर हो जाएगा, यहां, ठीक है। मतलब 2 साइड में पर्वत हो जाएंगे, जिनको विजय और अचल कहेंगे, 2 मेरु पर्वत, ठीक है। तो धात के जम्बू द्वीप में एक पर्वत था, सुमेरु पर्वत। अब यहां पर 2 पर्वत हो गए, घात के खंड तो एक ही है ना ये पूरा, तो इसमें 2 पर्वत हो गए, सुमेरु की जगह यहां विचल और अचल, विजय और अचल 2 पर्वत हो गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे ये वाला हमने देखा ना, ये नीचे ये वाला, यहां पर अगर इससे हम नीचे जाते जाएंगे, यहां से आप ऐसे नीचे आते जाओ यहां, तो यहां पर भी क्या होगा, भरत क्षेत्र होगा। फिर उसके यहां पर भी सेम वो का वही, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्य और ऐरावत, यहां से शुरू करते हुए ये यहां तक 7 क्या आ जाएंगे, क्षेत्र आ जाएंगे, 7 क्षेत्र आ जाएंगे पूरे। यहां से शुरू करते हुए, यहां से शुरू करेंगे, देखिए यहां से शुरू किया, ये आ गया विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र से आगे बढ़े, और ये यहां तक जाकर के पूरा कंप्लीट होकर के 7 क्षेत्र और 6 पर्वत पश्चिम दिशा में आ गए। सेम ऐसा का ऐसा ही आप आइए पूर्व दिशा में इधर, तो इस पूर्व दिशा में भी यहां से, ये जो इक्ष्वाकार पर्वत था ना, जो इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा था, यहां से, तो यहां से चलते हुए फिर वापस भरत, फिर वापस पर्वत, फिर श्वेत पर्वत, फिर पर्वत, फिर श्वेत, और ये यहां पर आ गया विदेश क्षेत्र। फिर विदेश क्षेत्र से आगे गए, फिर वापस क्षेत्र पर्वत, ऐसे करके पूरा ये क्या हो गया, जो रचनाएं जम्बू द्वीप में एक एक थी, वो यहां पर कितनी कितनी हो गई, 2 2 हो गई। तो यानी जम्बू द्वीप में क्या था, एक मेरु पर्वत, तो लिख लीजिए धात के खंड में हो गए 2 मेरु पर्वत, 2 मेरु पर्वत हो गए।
फिर जम्बू द्वीप में थे 6 कुलाचल पर्वत। कुलाचल पर्वत में हिमवन, महाहिमवन आदि डैश डैश करके लिख दो। 6 कुलाचल पर्वत। तो धात के खंड में हो गए 12 कुलाचल पर्वत। 6 पूर्व के और 6 ही पश्चिम के, तो 12 कुलाचल पर्वत हो गए। फिर जम्बू द्वीप में 7 भरत आदि क्षेत्र थे, भरत से लेके ऐरावत तक। तो जम्बू धात के खंड में हो गए 14 क्षेत्र। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये इक्ष्वाकार पर्वत है, यहां पर भी पता है क्या, अकृत्रिम चैतालय बने हुए हैं इस इक्ष्वाकार पर्वत पे। ये जो इसको पूरे 2 भागों में बांट रहा है ना पर्वत, ये तो यहां पर भी क्या है, 4 जिनालय अकृत्रिम चैतालय यहां पर बने हुए हैं। लिख लिया? हो गया यहां तक कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, धात के खंड में एक और चीज समझने वाली है। जैसे जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष होता है, जिसकी वजह से उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ऐसे ही धात के खंड में भी धात की वृक्ष होता है। उस धात की वृक्ष की वजह से ही इस द्वीप का नाम धात की खंड पड़ा है। और जितना बड़ा जम्बू द्वीप था ना, जितने मतलब उसके सहायक या उसके परिवार में जितने वृक्ष थे, उससे दुगने वृक्ष किसमें होंगे, धात की खंड में होंगे। और इसका विस्तार 4 लाख योजन है। जम्बू द्वीप कितना बताया था, 1 लाख। फिर लवण समुद्र आ गया 2 लाख। अब धात की खंड हो गया 4 लाख का। और इसके चारों तरफ एक समुद्र, ये जो ब्लैक वाला दिखा रहे हैं हम, ये ये दिख रहा है पूरा। ये कौन सा समुद्र है, कालोददी समुद्र, ये वाला पूरा ब्लैक। इसका विस्तार लिख लीजिए 8 लाख। 8 लाख योजन विस्तार वाला है। अब इसके आगे सूत्र हमारा वही आ रहा है और हमें बढ़ना भी इसकी तरफ ही है। चलिए सूत्र किसका नंबर। था? हाँ जी, किसका? 8 8 लाख। कालोददी समुद्र का। अच्छा। कालोददी समुद्र हो गया 8 लाख का। तो नदियां और सरोवर तो बताए नहीं। हाँ, तो नदियां जैसे उसमें कितनी नदियां थी, 14 14। नदियां थी। तो इसमें नदियों की संख्या हो जाएगी 28। एक तरफ 14 पूर्व में, और पश्चिम में भी इधर। क्योंकि देखो हर क्षेत्र से जितनी नदियां उधर निकल रही थी, इसमें भी उतनी उतनी निकलेगी, लेकिन पूर्व पश्चिम की रचना अलग अलग है, तो सब डबल कर दो। तो गंगा सिंधु आदि उधर 14 नदियां थी, तो इसमें 2 तरफ होने की वजह से वो 28 हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 34। पुष्करार्धे च। पुष्करार्धे च क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, जो पुष्करवर द्वीप आगे जो अब हम पढ़ेंगे कालोददी समुद्र के आगे, तो उस द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। लेकिन यहां पे आया है पुष्करार्धे, यानी पुष्करवर द्वीप का आधा। आधा क्यों कहा, ये देखिए, ये आगे पढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये जो है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ। हाँ, ये यहां पे देखो, ये पर्वत का नाम लिखा हुआ है। इस पर्वत का नाम है मानु, ये जहां पर मेरा कर्सर है ना, ये चारों तरफ जो गोल गोल जहां मेरा कर्सर है, और ये है मानुषोत्तर पर्वत। ये क्या करता है, मानुषोत्तर पर्वत इस पूरे पुष्करार्ध द्वीप को 2 भागों में बांट देता है। तो ये जितना एरिया हमें दिखाई दे रहा है ना, यहां से लेकर के ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये आधा पुष्करवर द्वीप ही दिखाया है। मतलब आधा पुष्करवर द्वीप इसलिए दिखाया है क्योंकि ये है ना, ये पूरा गोल राउंड ये वाला, ये मानुषोत्तर पर्वत है, और ये इसको पूरे 2 भागों में बांट देता है।
तो इसलिए ये आधा द्वीप ही यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि मनुष्य भी यहाँ तक ही रहते हैं और हमारे समझने वाली चीज भी यहाँ तक ही है। तो ये है पुष्करार्ध द्वीप। इस पुष्करार्ध द्वीप में सूत्र में आगे लिखा है च। च का मतलब हमें यहां समझना है कि इस आधे पुष्करार्ध द्वीप में भी वही समझना जो आप पिछले सूत्र में पढ़ के आए हो। तो हम क्या पढ़ के आए थे कि घातकी धातकी खंड में जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी रचनाएं हैं। तो यानी ये जो पुष्करवर द्वीप का आधा हिस्सा है, इसमें भी सारी रचनाएं किसके समान है? धातकी खंड के समान ही है। जो जो रचना धातकी खंड में थी, उतनी की उतनी ही रचनाएं कहां पर भी होगी? आधे कर दे। पुष्करवर द्वीप में होगी। इसमें भी देखिए क्या है, ये देखो, ये यहां पर क्या है? इक्ष्वाकार पर्वत है ये वाला। ये नीचे दिख रहा है आपको? पर्वत पर्वत जहां बने हुए दिख रहा है ना सबको? ये ये दिख रहे हैं ना? ये यहां पर क्या है? इक्ष्वाकार पर्वत है। इस इक्ष्वाकार पर्वत ने इस पूरा ये जो आधा पुष्करवर द्वीप था, इसको फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे इस पर्वत ने धातकी खंड को दो भागों में बांटा था, ऐसे ही इस आधे पुष्कर को फिर दो भागों में बांट दिया, पूर्व और पश्चिम में। अब यहां पर भी जब इस इक्ष्वाकार पर्वत से हम आगे चलते हैं, ऐसे देखिए धीरे धीरे, तो वो ही भरत क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र पर्वत, फिर क्षेत्र पर्वत, ऐसे आता जाएगा। और यहां पे हम पहुंच जाएंगे विदेह क्षेत्र में। पहुंचे विदेह क्षेत्र में, यहां बीचों बीच देखो, यहां पर क्या होगा? मेरू होगा। जैसे जम्बू द्वीप के तो मध्य में एक ही मेरू था, इसमें इस विदेश क्षेत्र में एक मेरू है। और इसके जब पूर्व दिशा में चले जाएंगे, तो वहां पर भी एक मेरू है। और इन मेरू के नाम क्या है? विद्युन्माली और मंदर। मंदर और विद्युन्माली, ये इस तरह से पांच मेरू पर्वत आपने पंचमेरू जी की पूजा में पढ़े होंगे। तो ये हमारे हाँ। पंच मेरू जी हैं ये सारे। पांचों मेरू हमने आपको बता दिए। और एक एक मेरू में कितने जिनाले होते हैं? 16। एक जैसे सुमेरु पर्वत का तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एक में 16 जिनाले हैं, तो पांच में मिलाकर के कितने हो गए? 80 जिनाले। देखो जम्बूद्वीप के भीतर आएंगे हम, ये बीचों बीच सुमेरु पर्वत, यहां पे हो गए 16 जिनाले। फिर यहां पर भी 16 हो गए पूर्व में, फिर इसके 16 हो गए ये पुष्करवर द्वीप में। फिर ऐसे ही जाओ पूर्व पूर्व दिशा में, तो ये 16 यहां हो गए और 16 यहां हो गए, तो कुल मिलाकर के कितने जिनाले हो गए? 80। नहीं सॉरी सुनो, आ, चार चौक 16, 16 पंजे 80, ठीक है ठीक है, 80 जिनाले। पंचमेरु संबंधी कितने हो गए? 80 जिनाले, 80। है ना? हाँ, अब चलिए वापस। अब यहां पर भी सेम लिखो। जो पुष्करार्ध द्वीप है उसमें दो मेरु होंगे, 12 कुलाचल पर्वत होंगे, 14 इसमें क्षेत्र होंगे, 28 महानदियां होगी, और जितने कमल हमने पढ़े थे ना उधर, कितने कमल थे वहां पे? महा जो बड़ा कमल था 6 कमल थे, तो यहां पर 12 12 कमल हो गए। अच्छा, इस द्वीप का नाम पुष्करवर द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि इस द्वीप में पुष्कर नाम का एक वृक्ष है। पुष्कर नाम का एक वृक्ष, और वो भी अपने कई परिवार वृक्षों के साथ यहां पर है। लेकिन इस वृक्ष का परिवार जो धातकी वृक्ष था उससे दुगना होगा। जम्बू वृक्ष से दुगना था धातकी वृक्ष का परिवार, और धातकी वृक्ष से दुगना परिवार किसका होगा? पुष्कर वृक्ष का। अब आप देखिए
कि हम कहते हैं, ये पूरा 2.5 द्वीप पढ़ाया मैंने आज आपको। ये 2.5 द्वीप आपने सुना ही होगा अभी तक, तो 2.5 द्वीप 2.5 द्वीप। अब आज आपको नॉलेज हो गई पूरी कि 2.5 द्वीप है क्या और उसमें क्या होता है। ये जो पूरा 2.5 द्वीप हमने पढ़ा है ना, इसमें ही मनुष्य रहते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं रहते। उसके बारे में अभी सूत्र भी आएगा। और सारे जीव, यानी जो मनुष्य मोक्ष जाएंगे, वो इस 2.5 द्वीप के अंदर अंदर से ही मोक्ष जाएंगे, इसके बाहर से मोक्ष नहीं जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे तो इसके अंदर तो ये कालो नदी भी है, इसके अंदर तो लवण समुद्र भी है, तो क्या यहां से भी मोक्ष होगा? जी हाँ, यहां से भी मोक्ष होगा। कैसे मोक्ष होगा यहां से? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई मुनि है, वो क्या कर रहे थे, इस जम्बू द्वीप के अंदर मान लीजिए विदेह क्षेत्र में या फिर भरत क्षेत्र में कहीं तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे, किसी देव ने उनको उठा करके, और किसी मतलब देखो वैर भाव कभी भी आ सकता है, गुस्सा या कोई भी शत्रुता, तो उसने उठा करके मुनि को कहाँ फेंक दिया? लवण समुद्र में फेंक दिया। और उन मुनि की मान लीजिए विशुद्धि बनी रही, वो अपने ध्यान में लीन रहे और वो वहीं से मोक्ष चले गए। इसलिए बोला है कि 2.5 द्वीप से मोक्ष चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ये पर्वत देखे ना हमने, ये इक्ष्वाकार पर्वत है या ये फिर मानुषोत्तर पर्वत है, ये इक्ष्वाकार पर्वत, यहाँ की इनकी गुफाओं में भी मान लीजिए कोई मुनिराज क्या कर रहे हैं, तपस्या, और तो वो वहां से भी मोक्ष जा सकते हैं। और अभी तक अनंत काल बीत चुके हैं, तो सपोज करो एक काल में एक मुनि को भी यदि किसी देव ने गिरा दिया लवण समुद्र आदि में, या वो पर्वत की गुफा में बैठे थे वहां से मोक्ष चले गए, तो इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक असंख्यात मुनि हैं जो वो लवण समुद्र से या पर्वत की गुफाओं से भी क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते। अब ये 2.5 द्वीप का विस्तार देखो कितना हुआ एक बार। चलो कैलकुलेशन करो सब जने। सबसे पहले आप लोग लिखो, लवण समुद्र का विस्तार कितना एक साइड में, दो साइडों की बात नहीं कर रहे हम, एक साइड में आ जाओ। तो एक साइड में लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख। पहले ये पूर्व दिशा में कर लेते हैं, ये लवण समुद्र, तो इसका विस्तार हो गया 2 लाख। फिर धात के खंड का लिखो यहां से यहां तक 4 लाख। फिर यहां से आप आ जाइए कालो ददी समुद्र, ये लिखिए 8 लाख। फिर उसके बाद में अब देखो पुष्कर द्वीप, तो इसका दुगना होना चाहिए था 16 लाख, लेकिन क्योंकि ये आधा ही काउंट लिया है ना हमने, आधा ही काउंट करा, आधे में तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर वाला हिस्सा तो गिना ही नहीं, तो ये फिर अगेन हो गया 8 लाख यहां पे। तो ये हो गया 8 लाख एक साइड नदी का है ना? है। कालो नदी समुद्र का 8 लाख है। हाँ, फिर हाँ। उसके बाद। कालो नदी का और 8 हो गया, फिर ये आ गया ना पुष्कर द्वीप, ये भी 8 लाख। अच्छा। हमने वैसे 16 होना था, पर 16 में से 8 ही काउंट करेंगे। 2.5 द्वीप में 8 लाख ही आएगा। पुष्कर क्योंकि आधा द्वीप हो गया ना, आधे को काउंट ही नहीं किया। फिर चलिए, ये हमने यहां से लिया। अब आप आ जाइए, यहां तक तो हमारी काउंटिंग हो गई। अब देखिए 1 लाख जम्बू द्वीप का ऐड ही नहीं किया था हमने पहले, तो ये यहां से यहां तक लिख लो। 1 लाख का ये जम्बू द्वीप, ये यहां से यहां तक 1 लाख लिखो जम्बू द्वीप। 1 लाख योजन है, ये सब योजनों में बातें कर रहे हैं हम। फिर वापस लवण समुद्र में आ जाओ तो 2 लाख। फिर आगे चलो, धात की गंड 4 लाख। फिर कालो ददी 8 लाख, समुद्र कालो ददी समुद्र। और फिर इसके बाद में पुष्करार्ध द्वीप हो गया 8 लाख। अब इसको जोड़ के बताओ कितना बना। ये टोटल हो गया 45 लाख योजन। 45 लाख हाथ योजन का क्या है? की घंटी, हाथ की घंटी कितना हुआ? 8, नहीं, धात की खंड 4 लाख।
हमने ये पहले पढ़ के आए ना कि दूने दूने विस्तार वाली रचनाएं होती जाती है। तो 45, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसकी इसका विस्तार टोटल कितना है? 45 लाख योजन का ये है। क्या है? ढाई द्वीप। यही से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देखो सिद्धशिला भी कितनी बनी हुई है, वो भी 45 लाख योजन की क्या है? सिद्धशिला है। उस सिद्ध शिला में, यानी कहने का मतलब यह है, इस पूरे ढाई द्वीप के किसी भी एरिया से जीव की मुक्ति हो जाए तो वो ऊपर जाके सीधे सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। उन सिद्धों को इधर उधर नहीं जाना पड़ता। सिद्ध शिला भी उतनी ही बड़ी है जितना हमारा ढाई द्वीप बड़ा है। क्लियर? अब एक बात देखिए कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कब जाया जा सकता है। ये स्पेशल कंडीशन है, ये विशेष परिस्थिति लागू होती है कि मैंने बताया था ढाई द्वीप से बाहर कभी भी मनुष्य नहीं जा सकता। लेकिन दो तीन कंडीशंस ऐसी बनती हैं जब वो मनुष्य की आत्मा के प्रदेश बाहर चले जाते हैं। वो होता है या तो मारणांतिक समुद्घात हो या फिर केवली समुद्घात हो। तब उस कंडीशन में क्या होता है, मनुष्य के जो आत्म प्रदेश है वो इन क्षेत्रों को भी बाहर पार करके चले जाते हैं। क्योंकि समुद्घात मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब समुद्घात का टॉपिक आएगा ना तो आपको बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है। समुद्घात का मतलब क्या होता है, उनके आत्म प्रदेश बिना शरीर को छोड़े हुए बाहर तक निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। या केवली जैसे है, जिनको मोक्ष होने वाला है, जीव उनकी आयु बच गई अभी भी और उनको फिर भी केवल ज्ञान होने वाला है, तो उनके आत्म प्रदेश भी शरीर को बिना छोड़े बाहर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। इस तरह से तो ये अपवाद की स्थितियां हैं जब ढाई द्वीप के बाहर जाते हैं। और ये जो हमने पूरा पढ़ा ना ढाई द्वीप, इसमें मिलाकर के 458 अकृत्रिम चैताल्य बनते हैं। टोटल मिलाकर के 458 अकृत्रिम चैताल्य होंगे। चलिए, तो ये आज हमने पढ़ा ढाई द्वीप। यहां 458 जिनालय कैसे बनते हैं एक बार वो भी देख लीजिए। पंच मेरु संबंधी 5 मेरु थे, तो 5 मेरु संबंधी हो गए 80 जिनालय। फिर कुलाचल पर्वत, कुलाचल पर्वत एक एक में एक एक जिनालय बताया था मैंने आपको। तो एक टोटल में कितने कुलाचल पर्वत हो गए ये देखो आप लोग, 30 हो गए कुलाचल पर्वत। ठीक है कि नहीं? तो 30 कुलाचल पर्वत के जिनालय। फिर गजदंत पर्वत होता है, यानी ये जो सुमेरु पर्वत है इसके उत्तर और दक्षिण में एक पर्वत और होता है जिसको कहते हैं गजदंत पर्वत। तो इन गजदंत पर्वतों पर भी कितने होते हैं? 4 जिनालय होते हैं। तो 5 संबंधी कितने हो गए? 20 जिनालय। आप टोटल लिख लो चलो। गजदंत के 20 जिनालय, फिर वक्षार गिरी के 80 जिनालय, इक्ष्वाकार पर्वत के 4 जिनालय, मानुषोत्तर पर्वत पे भी 4 जिनालय, और विजयार्ध पर्वत जो होता है उसमें 170 जिनालय, जम्बू वृक्ष में 5 जिनालय, शालमली वृक्ष में भी 5 जिनालय। इस प्रकार से तो ये हो गए 398। फिर नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय, कुंडलगिरी के 4 जिनालय और रुचकर द्वीप के 4 जिनालय। इस तरह से मिलाकर के, सॉरी मैंने आपको वर्ड गलत बोल दिया था, मध्य लोक संबंधी 458 है, मैंने ढाई द्वीप बोल दिया था, वो ठीक कर लेना। टोटल जो मध्य लोक है उसमें मिलाकर के 458, 458 क्या है? अकृत्रिम चैतालय है। इसको मैं डिटेल में एक बार आपको और अच्छे से बताऊंगी। ये अभी प्रकरण आया चूंकि ढाई द्वीप का और इसका, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारे 3 सूत्र और रहते हैं, तो उसको हम अभी वापस से, आप लोग क्या करिए, एक, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताइए। थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा ही आया?
अरे ये जो आपने निनाले बताए वो लिखने में नहीं आया, बहुत फास्ट कोई फास्ट बात बोल नहीं, दिया आपने। उसको वो तो मैंने सिर्फ आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया था। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब क्लास लूंगी ना, तो एक दिन सिर्फ अकृत्रिम चेतालय ही हम आपको उसमें समझाएंगे, है ना। एक अब हमारे 3 सूत्र और रह रहे हैं।